चलो, let us start with ratio analysis. रेशियो एनालिसिस हम लोग अभी तक इन अकाउंट्स वी हैव सीन दैट देर आर many chapters or many transactions which ultimately take place in final accounts या फिर which ultimately makes their position in final accounts. Now वो तो चलो इस साल का डेटा मैंने फाइनल अकाउंट्स में लिख डाला. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, एवरीथिंग इज गिविंग मी द रिजल्ट दैट आई वांट टू फाइंड आउट. But what if I want all these information to be compared with another financial year? What if I want to compare my results of this particular financial year with another similar business? What if I want to compare my business and its performance, its competency and its efficiency with a bigger organization? Now it is basically illogical or does not make any sense if I compare my business with another big organization. The reason being, the scale of operation is different. For example, I am selling in one particular year, say 1 lakh number of units, and the organization that I want to compare my business with, that business is selling say 50 lakh units of that same product. For example, I am a soap manufacturer and I sell handmade soaps. मैं साबुन बनाता हूँ और मैं हाथ से बनाया हुआ साबुन को बना के, ठीक है, मेरे मेरे छोटा एक फैक्ट्री है जहाँ पे आई हैव फ्यू लेबर्स हु मेक हैंडमेड सोप्स with the formula that I have created or with the formula that I have known for generations. Like my family is a soap manufacturer from राजा महाराजा के टाइम से, ठीक है, एंड आई create that soap in a small factory where only 5 or 10 workers work, और उसको मैं साल में बहुत सारा बना के उसको मैं बेचता हूँ, हर साल यही करता हूँ. Now I want my handmade soaps to be compared with Lux International या फिर हिमालय सोप्स या फिर से लिरिल या फिर से पॉन्ड्स, नहीं पॉन्ड्स तो नहीं आता, डव, ठीक है. देर आर सो मेनी कंपनीज हु मेक सोप्स, है ना, साबुन बनाती है. और अगर मैं अपना ये जो 5-6 लोग मिलके जो साबुन बनाते हैं, ये काम को अगर मैं कंपेयर करता हूँ with those people who are involved in this kind of jobs for huge amount of say quantity, तो फिर वो कंपैरिजन, मैं साल में 10,000 साबुन बना पाता हूँ और 10,000 साबुन में सेल कर पाता हूँ. ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ माई सोप्स आर हायर क्योंकि हैंडमेड है और आयुर्वेदिक है या फिर उसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, तो इसलिए दाम ज़्यादा है. लेकिन स्केल ऑफ ऑपरेशन से तो मैं देखूंगा कि अरे लक्स तो जितना मैं एक साल में बेचता हूँ उतना वो 10 मिनट भी क्या 1 मिनट में बेचता होगा. गेटिंग माई पॉइंट. सो व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन to which I want my business to be compared with because they are selling a similar kind of product, तो in value it is impossible. मेरा सेल है एक पूरे साल का सपोज 10 लाख रुपया और उसका सेल है से 1,000 करोड़ रुपया. सो देयर द पॉइंट ऑफ कंपैरिजन इज स्टूपिड. आई कैन नॉट कंपेयर इट. ऑब्वियसली आई एम वे 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 स्मॉलर. बट वॉट इफ आई वॉन्ट टू कंपेयर इट, मेरे को जिद है कि मेरे को कंपेयर करना है, तो फिर देर इज़ अ वे. आप एक काम करो, आप रेशियोज को कंपेयर करो. आप ऐसे कंपेयर करो कि आपका नेट प्रॉफिट का रेशियो या फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो कितना है. फॉर एग्जाम्पल, आपका सपोज आप जो प्रॉफिट कमाते हैं एक साल में वो सेल्स का कंपैरिजन में 20% आया, मतलब आप 100 रुपये का सामान बेचते हैं तो यू अर्न 20 रुपीज़. आई कैन से दैट योर GP ratio is 20%. Now this percentage figure can be compared with
an organization which may be smaller, which may be bigger or which may be huge. लेकिन ये तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि मेरा 20% का जीपी रेशियो है, लक्स का कितना है? अब लक्स दिखाता है कि नहीं, उसका जीपी रेशियो है खाली 5%। 5%, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उनका खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो 5% बहुत बड़ा अमाउंट है। बट स्टिल मैं इन परफॉर्मेंस वाइज आई एम हायर, आई अर्न मोर मनी ऑन अ पर यूनिट सेल बेसिस। तो अगर मेरे को कंपेयर करना होता है मेरे बिजनेस को किसी और के बिजनेस के साथ या कोई दूसरे ईयर के साथ, देन रेशियो एनालिसिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है, रेशियो एनालिसिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बुकिश लैंग्वेज में यहाँ पे क्या बोला गया है, हाउ द बुक एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ रेशियो। अ रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन वन वैल्यू एंड अनदर. It is an expression of a mathematical relationship between one quantity and another. The ratio of 200 is to 100 is 2 is to 1 or 2. मतलब अगर 200 is to 100 है, मतलब 200 is to 100 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 200 by 100। तो इन दोनों ज़ीरो को अगर काट देते हैं तो हमारे पास बचता है 2 by 1 और 2 is to 1 और आई कैन से 2, क्योंकि 1 का तो वैल्यू नहीं होता, 1 का तो वैल्यू है, मतलब 1 तो 1 होता है, तो 2 by 1 मतलब 2 हो गया, बिकॉज 1 को अगर आप डिवाइड भी करते हैं, 2 को अगर डिवाइड भी करते हैं 1 से, द रिजल्ट विल कम सेम। द कैलकुलेशन ऑफ रेशियो इज एन important टेक्निक फॉर एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग profit and loss account and balance sheets. The elements that constitute the ratio express a meaningful relationship. For example, there is a relationship between sales and sundry debtors, between net profit and capital investment, and between current assets and current liabilities. तो ये जो relationships हैं, ये relationships को अगर हम लोग रेशियो के हिसाब से प्रेजेंट करते हैं, it gives us a more meaningful objective. ठीक है, so that we can compare, we can analyze our data in a meaningful manner and we can add any like हमें अगर कोई भी डिसीजन लेना है फ्यूचर में, हाउ आर वी गोइंग टू अप्रोच कि फ्यूचर कैसे होगा, तो रेशियो एनालिसिस इज द वे ऑफ करेक्टली आइडेंटिफाइंग एंड डिस्क्राइबिंग कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या शो कर रहा है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट या बैलेंस शीट क्या शो कर रहा है। If we say that my balance sheet is not healthy, it is unhealthy, or if I say my balance sheet is cash rich than any other balance sheet, if I say that my capital is way less than what it is required, so all these information अगर मैं रेशियो के हिसाब से लिखूं, then it gives a meaningful objective, meaningful manner से मैं इसको समझा सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या लिखा हुआ है। रेशियो एनालिसिस इज द मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक फॉर इंटरप्रेटिंग एंड कंपेयरिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स. इट एनालाइजेस फाइनेंशियल डेटा फ्रॉम द फर्म्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट. द फिगर्स appearing in the profit and loss account and the balance sheet convey a considerable amount of information in terms of their absolute amounts, but the relationship between one figure and another can be more useful. Definitely आप रुपया का जो फिगर है ना, that is useful, definitely that is useful, but अगर आप उसको रेशियो के हिसाब से लिखते हैं then it gives you the correct meaning. देखो, हो सकता है आपका सेल्स हज़ारों करोड़ों रुपया है और हो सकता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी बहुत बड़ा फिगर है, लेकिन जब आप कंपेयर कर रहे हैं अपने सेल्स को ग्रॉस प्रॉफिट के साथ, तो आपका जीपी रेशियो सपोज आ रहा है 2%, विच इज़ वे लेस। जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, आपके सारे एक्सपेंसेस वो प्रॉफिट को खा जा रहे हैं एंड यू आर लेफ्ट विथ नो प्रॉफिट, नो नेट प्रॉफिट. In that case, even if the quantum of operations that we are doing is huge, but the actual health of the organization is not good. So ratio analysis को अगर आप अच्छा से study करते हैं, it gives you the correct meaning of your financial statement, correct meaning of
the health of the organization at the current period of time. Accounting ratios show relationship among items in financial statements. These are used in the assessment of profitability, liquidity, activity and capital structure of the enterprise. So हमारा जो रेशियो एनालिसिस है उसको बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, बहुत सारे सेगमेंट्स में उसे डिवाइड किया गया है. क्या क्या है, क्या क्या सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे. रेशियो जो है, अकाउंटिंग रेशियो जो है, उसमें सबसे पहले आता है लिक्विडिटी रेशियो, देन आता है सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. मैं डिटेल में क्या किसमें क्या रेशियो है वो अभी नहीं जाऊंगा. आई विल एक्सप्लेन देम लेटर ऑन, बट आई विल टेल यू व्हाट दीज ratios actually mean to us. Liquidity ratio tells us कि how much liquid money or cash money do the organization have, which is to be used for the purpose of repaying their short term commitments. हर ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होता है, करंट लाइबिलिटीज होता है. तो वो करंट लाइबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए क्या हमारे पास सफिशिएंट करंट एसेट्स हैं, सफिशिएंट पैसे हैं, तो है कि नहीं है, वो लिक्विडिटी रेशियो को एनालाइज करने से पता चलता है. सॉल्वेंसी रेशियो हमें बताता है, ये सेम है, ये करंट रेशियो जैसा ही है कि हमारा जैसे करंट रेशियो जो है, इट टेल्स अस द अबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू रीपे इट्स शॉर्ट टर्म कमिटमेंट फ्रॉम द शॉर्ट टर्म एसेट्स. उसी तरह से सॉल्वेंसी रेशियो हमें बताता है कि हमारा टोटल एसेट के कंपैरिजन में हाउ मच आउटसाइड डेट्स डू वी हैव, आउटसाइड लोन्स डू वी हैव. तो अगर मेरा आउटसाइड लोन ज़्यादा है मेरे एसेट से, तो इसका मतलब मेरा तो कंडीशन भैया बहुत ख़राब है. किसी भी दिन लेनदार आएंगे और मेरे दुकान में ताला लगा के चले जाएंगे, बिकॉज माई बिजनेस डज नॉट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एसेट्स विच विल सपोर्ट द डेट. हमने जो पैसे लिए हैं मार्केट से, उसको सपोर्ट करने के लिए तो हमारे पास उतने ही एसेट होने चाहिए. अगर नहीं होते हैं तो या तो सरकार या तो डेट जिसने मुझे दिया है, लोन जिसने मुझे दिया है, वो आके ताला लगा के चले जाएंगे अगर मैं फेल करता हूँ पेमेंट करने. एक्टिविटी रेशियो हमें बताता है, एक्टिविटी रेशियो में एक्चुअली बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं. इन्वेंट्री है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, पेबल्स है, वर्किंग कैपिटल है, फिक्स्ड एसेट्स है, करंट एसेट्स है. तो ये सब क्या है एक्टिविटी रेशियो. जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब हो गया कि साल में आपका स्टॉक जो है कितने बार रिप्लेनिश करना पड़ता है, कितने बार आपका स्टॉक घूमता है. मतलब आपने एक बार स्टॉक रेडी किया, सपोज 1000 यूनिट का स्टॉक आपने रेडी किया, वो धीरे धीरे आपका मार्केट में सेल हुआ, और वो 1000 यूनिट जब खत्म हो गया, सपोज 2 महीना लगा उसे खत्म होने में, ठीक है, उसके बाद वापस आपने नया इन्वेंट्री क्रिएट किया, नया स्टॉक क्रिएट किया, और उसे अगला 2 महीना वापस लग गया. तो इस तरह से अगर मैं स्टैंडर्ड में सोचूं कि एक पूरे स्टॉक को ख़त्म होने में 2 महीना का समय लग जाता है, तो 12 महीना में इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि 6 बार स्टॉक को रिप्लेनिश करना पड़ रहा है. डेटर्स टर्नओवर रेशियो टेल्स अस कि कितना जल्दी हम लोग पैसा को रिकवर कर रहे हैं अपने डेटर्स के साथ, कितने बार रिकवर कर रहे हैं, एंड लाइकवाइज, ठीक है. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो टेल्स अस कि हमारा जो सेल्स है उसके कंपैरिजन में हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, नेट प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टमेंट कितना है, ऑपरेटिंग रेशियो कितना है. सो ऑल दीज रेशियोज एक्चुअली टेल्स अस कि इसके पीछे पर्पस क्या है. क्या पर्पस है कि वी आर कैलकुलेटिंग दीज रेशियोज. Now let us start with liquidity ratios. So this is the topic that we are going to cover today. तो ये है क्या? Liquidity ratios measure the ability of a firm to meet its short-term obligations. Short-term is conventional, ठीक है? Conventionally viewed as a period
up to 1 year. By liquidity, we mean the amount of cash or cash equivalents the firm has on hand and the amount of cash it can arrange in a short period of time. Cash is the most liquid asset. It includes currency, demand deposits with bank. So यहाँ पे क्या समझाना चाहता है लिक्विडिटी रेशियो? लिक्विडिटी रेशियो का एक ही पर्पस है, टू टेल अस that the organization is healthy enough to repay its short-term liabilities. Now, when you are questioning your organization, questioning yourself, that are you able to repay the short-term commitments that you have, in that case, you have to measure the short-term strengths or the short-term assets that you have in the organization. For example, there are stocks that you have, there are debtors, bills receivable, prepaid expenses, accrued income, cash, bank balance. All these comprise of current assets. And the commitments that I'm talking about are like creditors. Creditors are of two kinds. One, creditors for raw materials, and the other creditor for expenses. For example, there are certain salary or wages which you could not pay in the last month, or which you did not pay in the last month because of certain problems in the organization. Maybe there was a disciplinary action that you were taking against a particular employee, and that is why you did not pay that much amount of money in the last month. So liquidity ratio tells us that you are strong enough, or you may not be strong enough to repay your short-term commitments or to meet your short-term commitments. So let us see, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लिक्विडिटी रेशियो में क्या क्या है. सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो में आता है हमारा करंट रेशियो. नाउ द करंट रेशियो हमें बताता है कि आप करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी अगर करते हैं तो हमें पता चलेगा कि करंट एसेट आपका कितना स्ट्रांग है करंट लाइबिलिटी के मुकाबले. सो करंट रेशियो अगर मैं यहां पे लिखूं, इट इज करंट एसेट divided by current liabilities. So this actually tells us that how strong are we, or are the current assets in the organization as compared to current liabilities. For example, if it comes as 2, it means what? कि ये मेरा 2 है, ये मेरा 1 है, तो मेरा current asset current liability के मुकाबले दुगना है. My current assets are double the quantity of current liabilities. So I am strong enough, even if after paying all the current liabilities or all the current commitments, short-term commitments, I'm left with another commitment, है ना, मेरे पास और भी उतना पैसा रह जाएगा जितना मेरे को पेमेंट करना था. So current ratio is the relationship between current assets and current liabilities. It is quoted as a single figure, not as a percentage. ठीक है, ये परसेंटेज नहीं बोला जाता है, ये it is a single figure ratio. करंट एसेट्स आर कैश. क्या क्या है करंट एसेट्स, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है. ठीक है, कैश है, कैश इक्विवेलेंट्स, अदर एसेट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन कैश और सोल्ड और कंज्यूम्ड विद इन 1 ईयर. तो करंट मतलब हो गया 1 साल का पीरियड ऑफ टाइम. ऑन द अदर हैंड, current liabilities are the obligations of the business which are repayable within a relatively short period of time, usually 1 year. So current liabilities are of two kinds. The first type arises from operating activities including outstanding expenses, tax payable, etc. The second type, current liabilities, arises from financing activities and include short term borrowings, any other portion of long term debts. So
यहाँ पे दो तरह का बात बोला गया है कि करंट लाइबिलिटीज जो है वो दो दो तरह का होता है। पहला हो गया जो ऑपरेशन करते वक्त हमको राइज होता है। ऑपरेशंस मतलब जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो हमारा ऑपरेशंस बोले तो जैसे रॉ मटेरियल खरीद लिए, किसी को खर्चा पेमेंट करना था तो खर्चा नहीं पेमेंट किए, रॉ मटेरियल का पैसा भी देना है। सो ये हमारा ऑपरेशन हो गया ना। दूसरा पार्ट होता है फाइनेंसिंग। सो देयर आर सिचुएशंस व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन और द कंपनी और द कंसर्न नीड्स मनी फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है कि बड़ा लोन नहीं चाहिए काम के लिए, अभी छोटा लोन से हमारा काम चल जाएगा, तो कंपनी क्या करती है, एक छोटी सी लोन लेती है जो कि वो 1 साल के अंदर अंदर वापस भी कर देगी, तो वो हमारा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर ही आ जाता है। यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ करंट एसेट्स दिया हुआ है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंटरीज एंड एडवांस टैक्स। सो ये इन्वेंटरीज हम लोग एक्चुअली स्टॉक को कहते हैं, ठीक है, याद रखना। सो चलो एक बार हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, इसके पहले हम लोग और एक रेशो देख लेते हैं, फिर हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अच्छा, करंट रेशियो के बाद हमारा आता है एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो। देखिए करंट एसेट में भी, करंट रेशियो में भी देयर आर सर्टेन एसेट्स जो कि पूरी तरह से कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक, इट इज नेवर एक्चुअली पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल योर स्टॉक इनटू कैश। पॉसिबल ही नहीं है भैया। हाउ इज दैट पॉसिबल दैट आपका दुकान का सारा स्टॉक 1 साल के अंदर अंदर पूरा बिक जाएगा, या फिर पूरा बिक जाएगा आपने वापस कुछ खरीद लिया है ना। मार्च 31 आने के पहले सपोज देयर वाज अ ह्यूज डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट दैट यू सेल, and in the month of December, all your materials, all the stocks that you keep in your shop is sold. So you have taken a decision to replenish all the stock that you deal in, और जनवरी में आपका नया स्टॉक वापस आ गया। So by 31st March again you have certain quantity of stock left in the shop. So stock कभी भी पूरी तरह से कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता है ना। So स्टॉक को जब अपने करेंट रेशियो में लेते हैं, इट डज नॉट, इट गिव्स यू अ करेक्ट पिक्चर कि हाँ डेफिनेटली कि हमारा करेंट लेवल पे वी आर दिस मच ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड दिस मच वी आर वीक। लेकिन इफ़ यू नीड मोर और प्रिसाइज रिजल्ट दैट हाउ मच लिक्विड money do we have, how much money do we have in liquid cash, and are we able to meet our liquid liability in that with that liquid asset, तो वो हम लोग का लिक्विड रेशियो डिटरमाइन करता है। सो द क्विक रेशियो लिक्विड रेशियो का बहुत सारा नाम है यहाँ पे, एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। दीज आर द 3 नेम्स दैट वी कॉल देम विद। द क्विक रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्विक एसेट्स एंड क्विक लाइबिलिटीज। ठीक है जी, क्विक एसेट क्या है, करंट लाइबिलिटीज, सॉरी। सो क्विक एसेट्स आर करंट एसेट्स लेस इन्वेंटरीज। ठीक है, तो इन्वेंट्री को यहाँ पे अलग कर दे रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा इन्वेंट्रीज को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते पूरी तरह से कैश में। सो लेट अस नॉट कीप दैट थिंग इन द रेशियो, बिकॉज इट विल गिव अस अ रॉन्ग पिक्चर ऑफ द लिक्विडिटी दैट वी आर हैविंग, है ना। देन दैट इज क्या क्या आएगा इसका मतलब, कैश, बैंक, कैश इक्विवेलेंट, डेटर्स, रेडिली रियलाइजेबल मार्केटेबल सिक्योरिटीज। रेडिली रियलाइजेबल मार्केटिंग सिक्योरिटीज़ का मतलब है कि कुछ सिक्योरिटीज़ मार्केट से हम लोग खरीद के रखते हैं विच आर वेरी इजीली सोल्ड इन द मार्केट एंड विच आर वेरी इजीली टू बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ मनी। सो यहाँ पे देखो, अ मोर स्ट्रिंजेंट टेस्ट ऑफ शॉर्ट रन सॉल्वेंसी इज द क्विक रेशियो, है ना। ये और अच्छा टेस्ट है कि आपका शॉर्ट रन सॉल्वेंसी कितना बढ़िया है। It is widely regarded as the most useful single test of liquidity. बहुत useful है। It differs from current ratio in the exclusion of inventories because they are normally sold on credit and then the debtors must be collected before cash is realized. Definitely, है ना। आप स्टॉक को कन्वर्ट तो नहीं कर सकते ना इमीडिएटली, बिकॉज आप स्टॉक को क्या करते हैं ना, आप स्टॉक को बेचते हैं उधार में,
और उसके बाद क्या होता है, वो उधार चला जाता है भैया, डेटर्स में कन्वर्ट हो गया, है ना, स्टॉक देन कन्वर्ट्स इनटू डेटर्स, एंड देन डेटर्स जो है उसको तो हम लोग कंसिडर कर ही रहे हैं यहाँ पे, है ना. सो वी आर एक्चुअली कंसिडरिंग ओनली दोज स्टॉक विच आर with the customers and which are sold. We are not considering any of the stock which is left in the company, जो कि पड़ा हुआ है अभी. ठीक है. सो द जनरल रेशियो ऑफ थंब ऑफ, यहाँ पे रूल ऑफ थंब बताया हुआ है कि 1:1 is considered satisfactory if my current, if my quick ratio is 1:1, that is my quick asset is 1 and quick and current liability is 1. In that case the business is performing satisfactorily. ठीक है. So 1:1 is a good ratio. चलो, now let us solve one question. यहाँ पे देखते हैं. From the following balance sheet of Rahman and company, you are required to calculate current ratio and quick ratio. So all these details are given. यहाँ पे capital reserve, sundry creditors, bills payable, short-term loan, provision for taxation, land building, plant machinery, inventories, sundry debtors, cash and bank. So all these details are given. यहाँ पे balance sheet पूरा दिया हुआ है. हम लोग इसको देखते हैं किस तरह से solve कर सकते हैं. सबसे पहले आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू फाइंड आउट कि हमारा फॉर्मूला क्या है. हमारा फॉर्मूला है, करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटीज. नाउ करंट एसेट क्या क्या होगा एंड करंट लाइबिलिटी क्या क्या होगा वो आपको देखना है यहाँ पे. तो मेरे हिसाब से करंट एसेट आपका बन गया इन्वेंट्रीज, सन्ड्री डेटर्स, कैश एंड बैंक. तो ये सबको आप अगर मिलाते हैं, ये सबको अगर आप मिलाते हैं, ये तो ये आपका करंट एसेट बन गया. ठीक है. तो मैं अगर आपके लिए यहाँ पे कैलकुलेट कर दूँ, 1,20,000 प्लस 1,00,000 जो कि आपका 1,20,000 स्टॉक इन्वेंट्री था, सन्ड्री डेटर्स 1,00,000 एंड देन कैश एंड बैंक 85,000. वी आर गेटिंग 3,05,000. ठीक है. वी आर गेटिंग 3,05,000 एज आवर करेंट एसेट्स. ठीक है. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1,20,000 प्लस 1,00,000 प्लस 85,000, तो ये हो गया मेरा 3,05,000. तो ये आपको साफ साफ इस तरह से प्रेजेंट करना है. करंट लाइबिलिटी मेरे लिए क्या हो जाएगा फिर? करंट लाइबिलिटी हो जाएगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. ठीक है. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एक फिगर है जिसको आप करंट लाइबिलिटी में ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं. तो ये फॉर द टाइम बिंग यू कंसिडर इट टू बी करंट लाइबिलिटी. तो ये सारे फिगर्स को आप जोड़ो, 50, 30, 40, 30, 50 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 30. So we are getting 1,50,000. तो ये 3,05,000 बाई 1,50,000 अगर हम लोग करते हैं तो what are we getting? So let us see. ये देखो यहाँ पे this is the way of calculating your current assets and current liabilities and then put it in the formula. ये आपको details जो है ये यहाँ पे आपको डालना है. ठीक है. 3,05,000 by 1,50,000. We are getting 2.03:1 or we can say 2.03. It's a good situation. अच्छा situation है that we are having more than double of the current asset as compared to current liabilities. Now let us consider current quick ratio को. Quick ratio में क्या है भैया? Current asset minus stock कर देना है. तो यहाँ पे stock, ये हमारा stock है 1,20,000. तो 3,05,000 से, ये 3,05,000 से अगर आप 1,20,000 को हटा देते हैं तो we are getting 1,85,000 and current liability is remaining same as 1,50,000. We are getting 1.23:1, which is again a good situation because the standard or rule of thumb was 1:1. Question number 3 देखते हैं. From the following data on as on 31/3/2016, calculate quick ratio for Mr. Johnson. Debtors, outstanding expenses, cash, bills payable and creditors. ये सारे information हमको दिए हुए.
डेटर्स हो गया मेरा करंट एसेट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटी, कैश हो गया मेरा करंट एसेट, बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स ये दोनों मेरे करंट लाइबिलिटी के कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इसको देखते हैं, और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे एडेड दिया हुआ है। इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, मतलब अक्रूड इनकम है ये। ठीक है, पैसा मिलना था लेकिन मिला नहीं, अक्रूड इनकम है। सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज करंट एसेट। रिमेंबर, करंट एसेट और क्विक एसेट में डिफरेंस होता है, मैं करंट एसेट कह रहा हूँ। हाँ, अच्छा लॉन्ग टर्म लोन, ये 23,000 जो है ये लॉन्ग टर्म लोन है विच इज़ नॉट टू बी टेकन अंडर करंट लाइबिलिटी। बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट में लेते हैं हम लोग। अब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे करंट क्विक एसेट में। ठीक है, क्विक एसेट में क्या क्या आएगा नाउ। क्विक एसेट यहाँ पे देखो क्या क्या कंसीडर किया जा रहा है इन द सोल्यूशन। वी कैन सी दैट इट इज कमिंग डेटर्स, कैश, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, बिल्स रिसीवेबल। सो वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस, ये हम लोग नहीं कंसिडर किए, हम लोग को ये नहीं कंसिडर करना है। ठीक है, तो इसके अलावा ये सारे अमाउंट जो हैं बाकी सारे आएंगे। ठीक है, बाकी सारा फिगर्स हमारा आ रहा है। तो हाँ बोलो। इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड जो है ये हमारा इनकम हुआ है, इट इज कॉल्ड अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम जो है ये एसेट है, करंट एसेट है। मतलब क्या है, ये हम लोग बोलते हैं पैसा मिलेगा। ठीक है, तो एनीथिंग विच इज मिलेगा इज एन एसेट, और क्योंकि ये शॉर्ट टर्म नेचर का है तो हम लोग इसे इनकम है ना, इनकम तो हमेशा शॉर्ट टर्म ही होता है, एक साल का ही होता है। इनकम कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म इनकम, बोल के कोई इनकम नहीं होता है ना। लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है, लॉन्ग टर्म इनकम नहीं होता है, तो इनकम हमेशा शॉर्ट टर्म का ही होता है। तो ये हमारा करंट एसेट में आता है एंड क्विक एसेट में भी ये कंसिडर किया जाता है। ठीक है, सो इनकम अर्न नॉट रिसीव्ड विल कम, नहीं आएगा खाली प्रीपेड एक्सपेंसेस, बाकी सारे आएंगे। तो वी आर गेटिंग 66,000 एज आवर क्विक एसेट। और करंट लाइबिलिटी तो बाकी यहाँ पे दिया ही हुए, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स आर गिवन। सो ये 55,000 जस्ट डिवाइड करना है एंड वी आर गेटिंग 1.2:1। सो अपार्ट फ्रॉम अक्रूड इनकम एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस कुछ और समझने वाला चीज़ यहाँ पे नहीं था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। Based on the significance of quick ratio worked out from the above data, answer in one word, is it adequate or inadequate? अच्छा, जब हम लोग इसका रूल पढ़ रहे थे, या फिर जब हम लोग पढ़ रहे थे कि व्हाट इज क्विक रेशियो एंड व्हाट इज द रूल ऑफ थंब, वहाँ पे लिखा हुआ था साफ साफ कि 1:1 इज द satisfactory result of any organization for quick ratio. So 1:1 जो है ये गुड सिचुएशन है, अच्छा सिचुएशन है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का अगर क्विक रेशियो 1:1 होता है तो फिर वो बढ़िया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1:1.2:1 है, मतलब 1 से ज़्यादा है इनफैक्ट क्विक एसेट। सो आई कैन से दैट इट इज़ एडिक्वेट। ठीक है, इट इज़ एडिक्वेट, यही लिखना है। अब आते हैं हम लोग 4 में। करंट रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे, एसिड टेस्ट रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, करंट रेशियो 2:1 है, एसिड टेस्ट रेशियो हमारा 0.75:1 है। करंट लाइबिलिटी 1,50,000 है, हमें कैलकुलेट करना है क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो दीज आर अ लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चंस। ये अच्छे क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो देखो, द फर्स्ट स्टेप फॉर अस इज टू राइट द फॉर्मूलाज। आप करंट रेशियो लिख दो पहले। क्या है करंट रेशियो? करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी, इसका हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। 2:1 करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी का फिगर देखो यहाँ पे 1,50,000 दिया हुआ है, तो ये लाइबिलिटी नीचे हम लोग करंट लाइबिलिटी लिख देंगे 1,50,000 एंड देन फ्रॉम दैट वी कैन फाइंड आउट करंट एसेट मेरा कितना है। सो क्रिस क्रॉस हो जाएगा,
1,50,000 will be multiplied with 2 to find out current assets, and we are getting 3 lakh rupees as our current assets. ठीक है. नाउ एसिड टेस्ट रेशियो में चलते हैं. एसिड टेस्ट रेशियो का क्या फॉर्मूला था कि करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री या फिर माइनस स्टॉक, माइनस इन्वेंट्री या माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. ठीक है. तो हम लोग यहाँ पे सेम चीज़ ही लिखेंगे, करंट एसेट माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. वी हैव इंफॉर्मेशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. हमारे पास ये भी है, ये भी है, और ये रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है 0.75:1. तो उसी को लिखना है. एंड बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट कि हमारा स्टॉक कितना होगा. हमारा स्टॉक कितना होगा. स्टॉक हम लोग यहाँ पे निकाल पा रहे हैं 1,87,500, है ना. ये इस तरफ चला जाएगा, ये इस तरफ चले जाएंगे, है ना. द इक्वेशन विल बी समवॉट लाइक दिस. अच्छा, यहाँ पे किया ही हुआ है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ. 1 within bracket 3 lakh minus stock equal 1.5 lakh into 0.75. ठीक है, बस इसी को सॉल्व करना है. सो ये 3 लाख माइनस स्टॉक इक्वल 1,50,000 इंटू 0.75. तो ये हमारा आ जा रहा है 1,12,500. सो या फिर मैं थोड़ा सा जंप कर लेता हूँ यहाँ पे. आई कैन से दैट कि स्टॉक इक्वल 3 लाख माइनस 1,12,500. and by doing this I am getting 1,87,500. so this is how we are solving it. तो ये स्टॉक का फिगर हमको पता चल गया. सो ये एक्चुअली ये जो सम था ना, इसको हम लोग कहते हैं मिसिंग फिगर सम. मिसिंग फिगर, है ना. ये हमारा मिसिंग फिगर वाले सम है. इसी तरह के सम्स एग्जाम्स में आते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now let us see question number 5, illustration 5. Illustration 5 में क्या है. A firm has a current ratio of 4:1 and quick ratio of 2.5:1. Assuming inventories 22,500, find out total current assets and total current liabilities. एक बार वापस क्वेश्चन को पढ़ना है. A firm has current ratio of 4:1 and quick ratio of 2.5:1. Assuming inventories 22,500, find out total current assets and current liability. तो हमारे यहाँ पे current asset और liabilities कुछ भी नहीं है, हमको खाली दे दिया है यहाँ पे inventories 22,500. So how are we going to solve this situation? तो देखो यहाँ पे solution को ही मैं रेफर करके तुम लोग को समझा रहा हूँ. current asset by current liability 4:1 दिया हुआ है, उसी को यहाँ लिखना है. ठीक है, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख लिए, डिवाइड वाले फॉर्म में लिख लिए. ठीक है. नाउ वी कैन से दैट कि करंट एसेट इज इक्वल टू 4 करंट लाइबिलिटीज. दैट्स इट. ये यहाँ तक ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है. ये हम लोग इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं. नाउ क्विक एसेट देखते हैं, क्विक रेशियो देखते हैं. क्विक रेशियो में क्या है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज बाय करंट लाइबिलिटीज. अभी देखो ये करंट एसेट जो है उसको आप रिप्लेस करो 4 इंटू करंट लाइबिलिटीज के साथ. तो 4 करंट लाइबिलिटीज माइनस इन्वेंट्रीज 22,500 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी. देखो ये भी करंट लाइबिलिटी, ये भी करंट लाइबिलिटी. तो नाउ इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू आइडेंटिफाई कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे. सो इक्वल 2.5. अभी क्या करना है, अभी सबको इकट्ठे इस तरफ लेना है. ये आपका इस तरह इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रिस क्रॉस तरह से लेके जाओ. सो 4 करंट लाइबिलिटीज माइनस 22,500 इक्वल 2.5 करंट लाइबिलिटीज. ठीक है. या फिर इसके बाद ये 22,500 को एक तरफ ले लो और बाकी ये करंट लाइबिलिटी वाले साइड, मतलब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ आपको कि ये जो 22,500 है, ये नंबर जो है, नंबर को एक तरफ ले लो और जो लिखे हुए हैं करंट लाइबिलिटीज उसको एक तरफ ले लो. सो क्या हो गया ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 2.5. बस तो 4 माइनस 2.5 हो गया 1.5, है ना. इक्वल 1.5 करंट लाइबिलिटी इक्वल 22,500. दैट्स इट. तो करंट लाइबिलिटी इक्वल 22,500 डिवाइडेड बाय 1.5, ये आ जाएगा 15,000.
दैट्स इट. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. अभी ये आ गया मेरा करेंट लाइबिलिटी. अभी मेरा करेंट एसेट कितना है भैया? करेंट एसेट इज इक्वल टू 4 करेंट लाइबिलिटी, इक्वल टू 4 इंटू 15,000. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट. तो ये 60,000 आ जाएगा. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट सिचुएशंस में जहाँ पे हमारे पास मिसिंग फिगर के सम्स दिए हुए रहते हैं. A business has a current ratio of 3:1. It is its net working capital. Now अभी आ गया वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी. ठीक है, करंट एसेट से करंट लाइबिलिटी को आप माइनस करो, जो फिगर आएगा उसको हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल. सो करंट यहाँ पे दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल मेरा 4 लाख रुपीज़ और इन्वेंट्रीज दिया हुआ है मेरा 2,50,000. हमें निकालना है क्विक रेशियो. हमें निकालना है क्विक रेशियो. तो करंट रेशियो यहाँ पे दिया ही हुआ है. करंट रेशियो हमारे पास 2:3:1 दिया ही हुआ है. ठीक है. नाउ अभी सेम है पिछले बारी जैसे ही हम लोग बोल सकते हैं ना कि करंट रेशियो जो है 3:1 अगर है तो करंट एसेट इज इक्वल टू 3 करंट लाइबिलिटीज. ठीक है. अभी देखो, अब 3 करंट लाइबिलिटीज तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट 3CL माइनस CL. तो मैं बोल सकता हूँ वर्किंग कैपिटल का मतलब कि 2CL. वर्किंग कैपिटल क्या हो गया मेरा? 2CL. तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल क्या है मेरा? 4 लाख है. 4 लाख इक्वल 2CL या फिर CL इक्वल 2 लाख. तो इट वाज वेरी इजी. ठीक है. तो करंट लाइबिलिटी मेरा 2 लाख निकल गया. अब करंट रेशियो के हिसाब से आई कैन फाइंड आउट करंट एसेट्स, है ना. सो मेरा करंट एसेट जो है इट वाज 3CL, है ना. तो फिर इक्वल 3 इंटू 2 लाख आई एम गेटिंग 6 लाख रुपीज एज माई करंट एसेट. तो ये करंट एसेट आ गया. अभी क्विक रेशियो में अपने कैसे निकालते हैं? क्विक रेशियो अपने कैसे निकालते हैं अपने देखे थे. क्विक रेशियो का फॉर्मूला था, क्विक रेशियो का फॉर्मूला था हमारा करंट एसेट से. क्विक रेशियो का फॉर्मूला था करंट एसेट माइनस स्टॉक बाय करंट लाइबिलिटी. सो करंट एसेट मेरा आ गया 6 लाख और इस क्वेश्चन में करंट ये स्टॉक आपका 2.5 लाख दिया हुआ है. करंट लाइबिलिटी मेरा 2 लाख है. बस इसे सॉल्व करना है. इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट. इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट. तो यहाँ पे आंसर दिया ही हुआ है. डिवीजन तो आप खुद कर ही सकते हैं. ठीक है. So I'm not wasting our time on doing those calculations. Now, let us see question number 7. A business has current ratio of 3:1 and quick ratio 1.2:1. If the working capital is 1,80,000, calculate the current liabilities and inventories. It's a different question than the earlier one, but somewhat similar. Similar है लेकिन थोड़ा सा different है. तो क्या करना है? पहला काम फॉर्मूला लिखो. फर्स्ट जॉब इज टू राइट द फॉर्मूला. करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटी इक्वल 3:1. करंट आई कैन से दैट माय करंट एसेट इज 3 करंट लाइबिलिटीज. ना वर्किंग कैपिटल के हिसाब से वापस सेम तरह से ही जाना है. वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला था मैं यहाँ पे एक बार लिखता हूँ. माय वर्किंग कैपिटल वाज current asset minus current liabilities and it was 1,80,000. So 1.8 lakh equal, I can say that my current asset is 3CL minus CL or my current liability equal 90,000. एक बार में मैंने शॉर्टकट में मैंने निकाल लिया. क्या किया मैंने? 3CL minus CL is equal to 2CL and 2CL equal 1,80,000 and then CL equal 1,80,000 by 2. ठीक है. तो ये मैंने कर दिया. अच्छा, मैं इतना जंप नहीं करके मैं एक बार कर देता हूँ यहाँ पे डिटेल में so that it doesn't leave you with any doubt. So 1.8 lakh equal 2CL
और सी एल इक्वल 1.8 बाई 2 इक्वल 90,000. दैट्स इट. अच्छा, अब आवर नेक्स्ट जॉब इज टू फाइंड आउट. अभी अपने को देखो करेंट लाइबिलिटीज तो मिल गया, करेंट लाइबिलिटीज तो मिल गया विच इज़ 90,000 रुपीज़. नाउ करेंट लाइबिलिटीज़ मिल गया तो करेंट एसेट भी निकल आएगा, है ना. निकाल लेते हैं, जो निकल आएगा उसको निकाल लेते हैं. तो करेंट एसेट इक्वल 3CL, है ना. सो करेंट एसेट इक्वल 3 इंटू 90 इक्वल 270,000 ऑफ करेंट एसेट. दैट्स इट. ये हमारा आ गया यहाँ पे. अभी हम लोग को करना क्या है, नाउ वी हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ क्विक रेशियो. क्विक रेशियो लिखते हैं. क्विक रेशियो क्या था हमारा, करेंट एसेट माइनस स्टॉक बाय करेंट लाइबिलिटी. ये रेशियो हमको दिया हुआ है 1.2:1. हम लोग क्या करेंगे, करेंट एसेट में लिखेंगे 2.7 लाख माइनस स्टॉक है नहीं हमारे पास, डिवाइडेड बाय 90,000 इक्वल 1.2:1. बस अपने को तो इसी को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करना है. बस ये सॉल्व करो एंड यू विल गेट 1,62,000. स्टॉक आ जाएगा, इजी है. 1,62,000. इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट. क्वेश्चन 8 देखते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग सर्टेन लिक्विड एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटीज. करेंट रेशियो दिया हुआ है 3:1, करेंट रेशियो दिया हुआ है 1:1 एंड करेंट एसेट दे दिया है यहाँ पे 90,000. तो करेंट एसेट दे दिया, यहाँ से हम लोग को करेंट लाइबिलिटी भी मिल जाएगा. ठीक है, आगे देखते हैं. डू वी हैव एनी अदर इन्फॉर्मेशन? नहीं है हमारे पास और इन्फॉर्मेशन, तो कोई बात नहीं, हम लोग इसी को यूज़ करेंगे, इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे. इनिशियली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ we have current ratio. Current ratio is 3:1. ठीक है, and equal current asset by current liability equal 90. अच्छा, equal 90,000 by current liability equal 3. ठीक है, सो आई कैन से दैट 90,000 इक्वल 3CL और CL इक्वल 90/3 इक्वल 30,000. तो करेंट लाइबिलिटी मेरा 30,000 आ गया और करेंट एसेट तो मेरा दिया ही हुआ है, करेंट एसेट मेरा दिया ही हुआ है. मेरे को लिक्विड एसेट निकालना है. ठीक है, मेरे को लिक्विड एसेट निकालना है. तो लिक्विड एसेट के लिए तो मेरे को लिक्विड रेशियो लिखना पड़ेगा, है ना. सो लिक्विड रेशियो लिखता हूं मैं. लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस स्टॉक बाय करंट लाइबिलिटीज. सो करंट एसेट मेरा 90,000 है, मेरे पास स्टॉक का डिटेल्स नहीं है, बाय करंट लाइबिलिटी मेरा 30,000 आ गया. लिक्विड रेशियो मेरे को दिया हुआ है 1. तो चलो सॉल्व करते हैं. 30,000 इस तरफ आ गया इक्वल 90,000 माइनस स्टॉक. तो मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला खेला देख लूँगा. एंड स्टॉक इज कमिंग एज 60,000. कैसे आया, 90,000 से 30,000 माइनस कर दिया. हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए भैया एसर्टेन लिक्विड एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटीज. करेंट लाइबिलिटीज तो हमारा निकल गया 30,000. लिक्विड एसेट, लिक्विड एसेट इसका फॉर्मूला है करेंट एसेट माइनस स्टॉक. करेंट एसेट मेरा कितना था, करेंट एसेट था मेरा 90,000. इससे अगर मैं 60,000 को माइनस कर देता हूँ विच इज़ माई स्टॉक,
देन आई एम हैविंग 30,000 एज माई लिक्विड एसेट. ठीक है. और इसको और चेक करने के लिए मैं बता सकता हूँ ना, लिक्विड रेशियो जो है वो है मेरा 1:1. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लिक्विड एसेट और लिक्विड और करंट लाइबिलिटी ये दोनों 1:1 होंगे. ऑब्वियसली लिक्विड एसेट 30,000 है और लिक्विड करंट लाइबिलिटी भी 30,000 है, तो 1:1 का ही रेशियो आएगा. दैट्स इट.